देखो एमसीयू वैसे तो अपने मूवीज में आर रेटेड और ब्रूटलिटी वाले सीन्स को अपने पप्पा डिज्नी की वजह से हमेशा दिखाना अवॉइड ही करते हैं ताकि बच्चे भी उन मूवीज को देख पाए, लेकिन कभी कभी ये लोग सुमड़ी में गुमड़ी कर देते हैं मूवी में कुछ ऐसे सीन्स को दिखा के जिनको तुम नॉर्मली देखो तो फिर वो नॉर्मल ही लगते हैं, लेकिन अगर तुम उनके बारे में थोड़ा सा सोचने जाओ तो फिर वो बहुत ज्यादा डार्क और ब्रूटल हो जाते हैं। और मैं तो बेला हूँ तो इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए एमसीयू के कुछ ऐसे ही सीन्स को यहाँ वहां से ढूंढ ढांट के लाया हूँ जो तुमको हो सकता है कि थोड़ा या फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और डार्क लगे। तो अगर तुम इन सारे सीन्स को जो असल में हुए थे उनको झेल सकते हो तो फिर बने रहो वीडियो के साथ, और अनलेस यू आर ए बच्चा देन आई प्रीफर यू नॉट टू वॉच और लिसन दिस वीडियो। और एक बात, ये कोई रैंकिंग वाला वीडियो नहीं है तो बाद में ये मत कहना कि ये उससे ज्यादा डार्क था, इसको पहले क्यों नहीं रखा, तो मत करना ऐसा। देखो सबसे पहले आता है स्टार लॉर्ड का हरामी बाप ईगो। ये लिटरली एक प्लेनेट है जो दूसरे प्लेनेट पे जाके वहां के अलग अलग स्पीसीज के औरतों को प्रेग्नेंट करके आता है ताकि उनके बच्चों में उसी के जैसे एक सेलेस्टियल वाले पावर्स आए जिससे वो उन बच्चों को अपने काम के लिए एक बैटरी की तरह यूज कर पाए। अब यहाँ तक तो जैसा तैसा फिर भी चल जाता है, लेकिन इसके बाद ये बंदा जो करता है उसको अपनी भाषा में महाहरामीपंती कहते हैं, क्योंकि ये योंडू से बोल के अपने उन सारे बच्चों को जिनको वो दूसरे प्लेनेट पे जाके क्रिएट करा था, मतलब जिनका वो बाप था, उन सारे बच्चों को वहां से उठा के अपने प्लेनेट पे ले आने का कॉन्ट्रैक्ट देता है जो योंडू फुलफिल करता भी है। लेकिन हियर्स द डार्क पार्ट, इन बच्चों में से किसी के पास भी उसके जैसे सेलेस्टियल वाले पावर्स नहीं थे, तो उसने क्या किया, उन सारे बच्चों को जिनमें से कुछ तो एकदम ही छोटे थे उन सबको बेरहमी से मार दिया था। और कितने छोटे छोटे बच्चे मरे थे इस वजह से उसको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में बच्चों के इन स्केलेटन वाले ढेर से दिखाया गया था। इसको जरा तुम सोच के देखो कि एक बाप अपने छोटे बच्चे को अपने जैसा ना होने की वजह से सीधा मार देता है। ये चाहता तो उन बच्चों को अपने प्लेनेट पे रख सकता था या फिर उनको अपने प्लेनेट पे भी भेज सकता था, बट ना, he choose to kill all of them। यार देखा जाए तो ईगो हम लड़कों से काफी ज्यादा सिमिलर था, है ना, मतलब ये भी अपने बच्चों को अपने हाथों से मार देता था और हम भी मार ही देते हैं। अभी ईगो के हाथों जितने सारे बच्चे मरे थे उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा बचा था, मैंटिस, जिसको भी उसने जिंदा रखा था उसके अपने फायदे के लिए। सेकंड, टोनी स्टार्क के सामने उसके पेरेंट्स को मरते हुए दिखाना। सिविल वॉर का ये सीन जिसमें बैरन ज़ीमो टोनी को कैप्टन अमेरिका के पूरा अगेंस्ट जाने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे बकी कार एक्सीडेंट में घायल हुए टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क, जिनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं था, उनको अपने मेटल आर्म से मुक्का मार मार के पूरा मार ही दिया था। एंड हियर्स द थिंग, बकी एक सुपर सोल्जर है इसीलिए उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, तो बकी अगर किसी को मारता है अपने हाथों से तो उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, और इसके ऊपर उसका हाथ है मेटल वाला, और हावर्ड स्टार्क है एक नॉर्मल ह्यूमन। और ऐसा ही मत सोचना कि बकी ने उस टाइम थोड़ा सा भी होल्ड बैक कहीं से किया था, ना, क्योंकि वो उस समय पूरा माइंड कंट्रोल था टू किल देम। तो तुम समझ सकते हो कि कितना बुरा हाल था वहाँ। वो तो मूवी PG-13 वाला था इसलिए तुमको उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं तुमको बताएगा कि असल में क्या हुआ था। ये जो सिचुएशन था और पंचेस जैसे थे उस हिसाब से हावर्ड स्टार्क के नाक मुंह का सारा हड्डी टूट के उनके फेस के अंदर घुस गया होगा, दांत सारे टूट गए होंगे और मुंह पूरा खून से भर गया होगा। और बात सिर्फ यही पे खत्म नहीं होती, उनको मारने के बाद बकी हावर्ड स्टार्क को कैसे मरे हुए जानवर की तरह घसीट घसीट के गाड़ी में बैठाता है, वो तो ब्रूटल। और उसी कार में ही बकी ने आधी बेहोश हुई टोनी के माँ का गला दबा के मर्डर भी करा था, जिसको हम ऑडियंस को ना दिखाने के लिए कैमरा एंगल शिफ्ट कर दिया गया था। बट उसको टोनी ने देखा था कि कैसे उसका माँ तड़प तड़प के बकी के हाथों अपना दम तोड़ दिया था। एंड जस्ट इमेजिन कि किसी के सामने अगर उनके पेरेंट्स को इतनी बुरी तरह से मर्डर करते हुए दिखाया जाता है तो तब उनका इमोशनल स्टेटस कितना ज्यादा डार्क रहा होगा उस टाइम। थर्ड, वांडा सीज विजन। सही कहो तो एमसीयू में मेरे को अगर किसी का स्टोरी आर्क सबसे ज्यादा डार्क और ट्रेजेडी से भरा हुआ लगता है तो फिर वो है वांडा की। तुम में से बहुत लोग थॉर के साथ आर्ग्यू कर सकते हो पर मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर पाओगे। जरा सोच के देखो कि थॉर के पास 1000 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए अपना फैमिली था, बट इसके तो बचपन में ही पेरेंट्स मारे गए थे। फैमिली में कहने के लिए इसके पास बस अपना एक जुड़वा भाई था, वो भी एज ऑफ अल्ट्रॉन में मारा गया। फिर इसको अगर किसी ने संभाला था तो फिर वो था विजन, और इस पूरे दुनिया में सिर्फ वो ही उसका अकेला रह गया था जिससे वो प्यार करती थी। उसको भी इन्फिनिटी वॉर में मजबूरन वांडा को अपने हाथों से मारना पड़ा था, और वो भी अगर कम था तो फिर थैनोस ने फिर से विजन को जिंदा करके वांडा के आंखों के सामने ही फिर से मार दिया था। और बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती, एंड गेम के बाद विजन के बॉडी के ऊपर रिसर्च करने के लिए वांडा के सामने ही उसको पूरा पीस पीस करा जाता है, जिसको वांडा अपने आंखों के सामने देखती है। होगा विजन बाकी के दुनिया के लिए एक रोबोट, एंड्रॉयड, जो भी हो, लेकिन वांडा के लिए तो बस वही उसका सब कुछ था ना, उसका प्यार, फैमिली। एटलीस्ट विजन एक लास्ट फ्यूनरल तो डिजर्व करता था। जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर तुम अपने किसी लव्ड वंस के ऊपर ऐसा होते हुए देखते तो फिर तुम पे क्या बीतता। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा भी हैरान नहीं हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये पूरी पागल हो गई थी। भाई हर किसी के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, और ये वांडा के लिए उसका डार्क ब्रेकिंग पॉइंट था। फोर्थ,
कैप्टन अमेरिका सैक्रिफाइस। देखो कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट मूवी था कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। उसमें उन्होंने अपने आप को साबित किया था कि वो क्यों द फर्स्ट एवेंजर होने के लिए वर्दी हैं। उन्होंने बाकी लोगों का जान बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। बट कभी तुमने ये सोचा है कि जब कैप्टन अमेरिका ने अपने प्लेन को ओशियन में क्रैश नहीं करे थे तब तक वो अपने सीट में सीट बेल्ट के साथ बंधे हुए थे, बट जब उनको बर्फ से बाहर निकाला गया था तब वो अपने सीट में नहीं थे। दिस मीन्स कि वो उस टाइम अपने आप को बचाने के लिए उस प्लेन से एस्केप करना चाह रहे थे, बट पानी का टेम्परेचर इतना कम था कि वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाए, वहीं पे फ्रीज होके रह गए। आई नो कि वो डरते बढ़ते किसी से नहीं है, मतलब थैनोस के पूरे आर्मी के सामने वो अकेले खड़े हो गए थे। बट जब वो पानी में डूब रहे थे तब उनको ये तो लगा ही होगा कि दिस इज माई लास्ट डे। उनको थोड़ी ना पता था कि वो 100 साल बाद फिर से उठेंगे, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा ट्राई करा था वहां से बचने के लिए, पर निकल नहीं पाए। अब तुम में से कोई अगर पानी में डूब के जिंदा लौट के आया है तो फिर तुमको अच्छे से पता होगा कि पानी में डूबना कैसा होता है। आदमी वहीं तड़प तड़प के मरने लगता है। एंड हाँ, कैप्टन अमेरिका नॉर्मल इंसान से ज्यादा टाइम के लिए सांस लिए बिना रह सकते हैं, बट वो हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए वो भी वहां तड़प तड़प के वहीं फ्रीज होके रह गए थे अकेले। फिफ्थ, टोनी स्टार्क्स डेथ। देखो मेरे हिसाब से एमसीयू में अगर किसी का सबसे पेनफुल डेथ हुआ है तो फिर वो है टोनी स्टार्क का। मूवी PG-13 होने की वजह से एंड गेम में हमें आयरन मैन के स्नैपिंग का आफ्टर इफेक्ट ठीक से नहीं दिखाया गया था, पर मैं बताएगा इस वीडियो में तुम्हें कि असल में क्या हुआ था। देखो ये सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स उस टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल थे वो आई डोंट थिंक कि मेरे को बोल के बताने की जरूरत है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देखो इन इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक को भी अगर कोई मेयर मॉर्टल पकड़ता है तो फिर वो नहीं बचता। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में ये साफ साफ दिखाया गया था। इसके अलावा काउंटलेट्स में इतना सारा सेफ्टी होने के बावजूद भी स्नैपिंग के बाद थैनोस और हल्क का हाथ बुरी तरह से खराब हो गया था, जबकि उनमें से एक टाइटन था और एक लिटरली गामा रेडिएशन से बना हुआ जीप, बट फिर भी उनका हाथ नहीं बच पाया था। लेकिन वही तुम अगर टोनी स्टार्क को देखो तो वो बस एक नॉर्मल इंसान ही है जिनका एक इन्फिनिटी स्टोन पकड़ना भी नहीं बनता, बट उन्होंने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ बिना गाउंटलेट के पकड़ा था, बस अपने सूट की मदद से। और ये सही में दिखाता है कि उनका टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा एडवांस था, लेजेंड फॉर ए रीजन। बट हियर्स द थिंग, उनके पास कोई गाउंटलेट नहीं था, तो इसलिए स्नैप करते टाइम उन्होंने अपने सूट को ही गाउंटलेट की तरह यूज किया, जिससे स्नैपिंग के बाद इन इन्फिनिटी स्टोन से जितना सारा एनर्जी और हीट रिलीज हुआ था वो टोनी तक कम से कम पहुंचने देने के लिए इस सूट के एडवांस एआई ने उस पूरे एनर्जी और हीट को टोनी के पूरे आर्मर में सर्कुलेट कर दिया था, जो तुम यहाँ पे साफ देख सकते हो। और इससे हुआ होगा ये कि टोनी के बॉडी में जो आर्मर था वो बहुत ज्यादा हीट होके गल के उनके बॉडी में पूरा घुस गया होगा। खून बॉडी से बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि आर्मर का मेटल गल के चमड़ी से चिपक गया होगा, और क्योंकि एआई की वजह से एनर्जी पूरे आर्मर में फैल गया था तो टोनी के पूरे बॉडी का ही यही हाल रहा होगा। इसके अलावा टोनी के सारे ऑर्गन्स फेल हो गए होंगे और उस टाइम वो इतना ज्यादा पेन में रहा होगा कि वो अपने बॉडी में कुछ फील ही नहीं कर पा रहा होगा। इसीलिए तुम अगर टोनी के लास्ट मोमेंट को देखो तो फिर वो अपने लास्ट मिनट्स में पीटर और पेपर से बात करना तो चाह रहा था, बट उसकी बॉडी कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि वो किसी से बात कर पाए। बस एक बार पेपर से बात करते टाइम उसके मुंह से एक बहुत हल्का सा एक साउंड निकला था, बस। उस सीन को तुम अगर फिर से देखो तो फिर प्रोबेबली तुम इस बार नोटिस कर लोगे एमसीयू में इसको बहुत हल्के में निपटा दिया गया है, जबकि बात इतनी सिंपल थी नहीं। तो बस यही 5 थे जिनको देख के मेरे को ऐसा लगा कि यही सारे एमसीयू के सबसे ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग मोमेंट्स थे। तुम लोगों को अगर एमसीयू में इससे भी ज्यादा डार्क मोमेंट्स के बारे में पता है तो फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स सही रहा तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी लाएगा, जिसमें हो सकता है कि मैं तुम्हारे उन कमेंट्स को भी इंक्लूड कर दूं। तो अगर पार्ट 2 देखना है तो फिर इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो अपने दोस्तों से और कमेंट करके जरूर बताना। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।